अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये सब बहुओं के चोचले होते हैं कि काम न करना पड़े। बहू, क्या वॉशिंग मशीन लगाने जा रही हो? गीता ने कोमल को कपड़े का टब हाथ में पकड़े हुए देखकर कहा। हाँ मम्मी जी, कोमल ने ड्राइंग रूम की बेडशीट उठाते हुए कहा। मेरे कमरे की चादर और मेरी कल की पहनी हुई साड़ी भी ले लेना, गीता ने टीवी को देखते देखते ही कहा। और भाभी, हमारी 2-3 ड्रेसेस भी हैं, वो भी ले लेना, ननद प्रिया ने बेफिक्री से मोबाइल चलाते हुए कहा। जी दीदी, कहने को तो कह दिया कोमल ने, लेकिन एक बार तो मन चल ही गया कि जब से वो ब्याह कर आई तब से तो रोज यही होता। सासू माँ सुबह का नाश्ता करके टीवी पकड़कर बैठ जाती और ननद रानी मोबाइल पकड़कर बैठ जाती, क्योंकि उसकी आजकल कॉलेज की छुट्टियाँ चल रही थी और छुट्टियाँ नहीं होती है तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ससुर मोहन और पति अमन भी नाश्ता पानी करके दुकान पर और कोमल बैल के कोल्हू की तरह सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में ही जुटी रहती, क्योंकि काम भी 5। लेकिन जरा भी तरस नहीं आता इन माँ बेटी को कोमल के ऊपर, और दोनों ही जब देखो तब बैठे बैठे हुक्म चलाया करती। कोमल उन लोगों की बात भी नहीं काट पाती, क्योंकि माँ बाप ने यही सिखाया था कि ससुराल में सबको खुश रखोगी तभी खुश रह पाओगी, वरना सब लोग हमारे ही संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। माँ बाप के संस्कारों पर कोई भी उंगली ना उठाए, और बस इसलिए वो बलि का बकरा बनती चली जा रही थी। जब से कोमल ब्याह कर इस घर में आई तब से पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ गई थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो ये तक हो जाता कि उसको काम के चक्कर में नाश्ता करने का भी मौका नहीं मिल पाता और वो बिना नाश्ता किए ही रह जाती। फिर दोपहर का खाना भी सबको खिलाने के बाद ही खाने का प्रावधान बना रखा था सासू माँ ने, और तब तक उसकी लगभग भूख समाप्त ही हो जाती, क्योंकि अगर आप भूख लगने पर ना खाइए तो जठाग्नि शांत हो ही जाती है। इधर 10-15 दिनों से कोमल बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। उसको बारंबार महसूस होता कि उसके चक्कर सा आ रहा है और वो अपने को संभाल लेती थी। आखिरकार अचानक एक दिन चक्कर खाकर रसोई में गिरने ही लगी। ये तो कहो उस समय अमन अपने चाय लेने रसोई में आया हुआ था। क्या हुआ कोमल? गगन ने उसको अपने मजबूती हाथों से थाम लिया। कुछ नहीं अमन, बस थोड़ा सा चक्कर सा आ गया। कोमल ने बहुत संभलने की कोशिश की, लेकिन कोमल अमन की बाहों में झुलस ही गई। कुछ नहीं, कैसे ऐसे कैसे तुम्हारे चक्कर आ गया? चलो कमरे में आराम से लेटो, चलकर बहुत ज़्यादा काम करती रहती हो। अमन ने उसकी बाह पकड़कर कहा। अरे नहीं अमन, अभी बहुत सारा काम बाकी है। गगन, अगर मम्मी जी को चाय नहीं मिलेगी तो वो अभी गुस्साने लगेंगी, कोमल घबराते हुए बोली। कोमल, पहले चलो तुम लेटो, चलकर बन जाएगी अभी चाय। अभी अमन ने यही बोल रहा था कि कोमल बेहोश ही हो गई। अमन किसी तरह से उसको कमरे कर आया और आते ही घबराते हुए गीता को आवाज़ लगाने लगा। और अभी तो मोहन भी घर पर ही थे। गीता से पहले मोहन उसे कमरे में पहुंच गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि अमन की आवाज़ की घबराहट से मोहन भी घबरा गए थे। ये देखिए ना पापा, पता नहीं कोमल को क्या हुआ, रसोई में चक्कर खाकर बेहोश हो गई। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। अमन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। अरे क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये सब बहुओं के चोचले होते हैं और कुछ नहीं कि काम ना करना पड़े। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, गीता अपने स्वभाव के अनुसार चिनचिनाते हुए बोली, क्योंकि इस समय तो उसको बहुत जोरों से चाय की तलब लग रही थी। उसको सिर्फ चाय से मतलब था, बहू की परेशानी से बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो गीता? तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? बहू बेहोश हो गई है और तुम चोचलेबाजी का नाम दे रही हो? कुछ तो शर्म करो, बुढ़ा गई हो, लेकिन पता नहीं तुमको कब अकल आएगी। मोहन एकदम से मालती के ऊपर चिल्लाकर बोले। तब तक अमन पड़ोस में ही रहने वाले डॉक्टर को बुला लाया, जो कि एक ही तरह से फैमिली डॉक्टर ही थे। आते ही डॉक्टर ने कोमल का चेकअप शुरू कर दिया। देखिए, ये तो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर लग रही है और आंखों से भी ये लग रहा है कि ये काफ़ी हद तक एनीमिक भी है, डॉक्टर ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है और किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं है। मोहन भी डॉक्टर की बात सुनकर चिंतित हो गए। देखिए मोहन बाबू, बहू की हालत ये बयां कर रही है
कि ये समय से बिल्कुल भी नहीं खाती पीती। मैंने बताया ना कि शारीरिक रूप से कमज़ोर लग रही हैं। मैं अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और थोड़ी देर में आराम से सो लेने दीजिएगा, फिर से शाम को आकर चेकअप करूँगा। इतना कहकर डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर चले गए और सब लोग तो कमरे के बाहर आ गए, लेकिन अमन वहीं कोमल के पास में ही रुक गया। उसको तो कोमल के इस तरह से बेहोश होने से बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, बहू की ऐसी हालत कैसे हो गई। मोहन तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित लग रहा था। आखिर कहाँ कमी रह गई बहू की देखभाल में? वो तो बिल्कुल अपने बच्चे के समान स्नेह देते हैं, वो भी पापा जी कहकर आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन कुछ तो ज़रूर है इसके जिससे वो अनभिज्ञ है। इधर गीता के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था और उसने फटाफट अपनी चाय बनाई और पीने के लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद अमन अब कमरे से बाहर आकर बोला, पापा, कोमल को होश आ गया है। मोहन तुरंत कमरे में पहुंच गए। मोहन को सामने देखकर कोमल उठकर बैठने लगी। लेटी रहो बेटा, लेकिन बेटा एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे? घर में तो किसी प्रकार की कोई कमी खाने पीने की तो नहीं है? मोहन ने कोमल से बड़े दुलार से पूछा। अरे काहे को आप उसके पीछे पड़ रहे हो गया होगा अचानक कुछ, अब तो ठीक हो गई ना? तब तक गीता भी पीछे से पहुंच गई। तुम चुप रहो, मोहन गीता को डांटते हुए बोले। बहू, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो? क्यों इतना ज़्यादा एनीमिक हो गई? कोमल ने डरते हुए गीता की तरफ देखा। बिल्कुल भी डरो मत बहू, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। मोहन ने कोमल को मानसिक सहानुभूति दिखाते हुए कहा। पापा जी, कभी कभी काम की इतनी अधिकता हो जाती है कि सुबह का नाश्ता तो छोड़ ही दीजिए, चाय तक का पीने का मौका नहीं मिल पाता और फिर दोपहर में भी सबके खाने के बाद ही खाने बैठती हूँ। तब तक भूख भी जैसे ख़त्म ही हो जाती है और कभी अकेले बैठकर खाया नहीं तो इसी वजह से और भी खाना अच्छा नहीं लगता है। कोमल ये सब कहते हुए बहुत डर रही थी। और तुम क्या करती रहती हो दिन भर? और तुम्हारी वो लाडली जो अभी तक सो रही है, क्या वो भी बहू का काम में हाथ नहीं बटा सकती? मोहन ने गीता की तरफ तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा। अब क्या मैं बहू के आने के बाद भी काम करूंगी और प्रिया क्या काम करेगी? यहाँ पर है तो आराम कर ही ले, ससुराल जाकर तो उसको काम करना ही है। गीता सफाई देते हुए बोली। तो क्या तुम लोगों ने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है? और काम का तो छोड़ भी दो, तुम लोगों से तो ये भी नहीं होता कि बहू के खाने पीने का ही ख्याल रख लो कि उसने समय से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। अपनी बिटिया के पीछे तो थाली लेकर दिन भर दौड़ती रहती हो। आज से ये सब मुझको बिल्कुल भी सुनने को न मिले, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। समझी जिसे कितने भरोसे के साथ कहा था कि बहू को अपनी बिटिया बनाकर रखूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं खुद से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। मोहन बहुत ज़्यादा नाराज लग रहे थे। पापा, आप चिंता मत करिए, आज से कोमल का ख्याल मैं खुद रखूंगा। गलती मेरी है जो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आज से मैं उसके अपने साथ ही बिठाकर खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मुझको तो कोमल की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जीवन साथी बनाकर लाया हूँ तो जिम्मेदारी भी मेरी। अमन अभी भी कोमल के पास ही बैठा हुआ उसका सिर सहला रहा था। कोमल तो अपने पति और ससुर का प्यार देखकर बिल्कुल अभिभूत हो ही गई। मुझको माफ़ कर दीजिएगा, अब ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। बहू, तुम भी मुझको माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाएंगे पिएंगे। गीता सचमुच शर्मिंदा हो गई और कोमल का सिर सहलाते हुए बोली, क्योंकि गलती तो उसकी थी ही मम्मी जी, गलती तो कहीं ना कहीं मेरी भी है कि मुझको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए था। जानबूझकर ऐसी नादानी कर डाली मैंने। कोमल ने गीता का हाथ पकड़कर कहा, अब चुपचाप थोड़ी देर लेटो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि होश में आने के बाद इसको पिला देना, आराम मिल जाएगा। गीता कोमल का हाथ हटाकर बोली और फटाफट जाकर कॉफ़ी बना लाइए। चलो, अंत भला तो सब भला। अब बहू, तुम थोड़े दिन आराम करो, घर के काम पहले की ही तरह गीता संभालेगी। मोहन ने उठते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो हैं तुम्हारे पापा जी, थोड़े दिन आराम कर लो, फिर सास बहू मिलकर घर का काम निपटाएंगे। गीता जी के काम संभालने के लिए उठ खड़ी हुई और कोमल लेटे ही लेटे सबकी फिक्र अपने प्रति देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।